Welcome students again in your zoology class. लास्ट क्लास में हमने जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट की थी, जिसका हम मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। और मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि इट हैज़ 5 मेन स्टेप्स, और 5 मेन स्टेप्स में जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। दैट आर फर्स्ट अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोवन to ovum, that is translocation. Second, capacitation and contact of sperm and ovum. Third one is acrosomal reaction and entry of sperm. Now we start with fourth point, that is activation of ovum, and last one is amphimixis. तो ये जो फोर्थ स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ओवम, इसके अंदर जो है डिफरेंट चेंजेस होते हैं इन द एग कॉर्टेक्स रीजन, और ये सभी जो चेंजेस हैं वो मिलके और एग को एक्टिवेट करते हैं। तो इसके अंदर जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्यूल एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके बाद में सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं एग के साइटोप्लाज्म में, और उन सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम। जैसे कि इस सी अर्चिन वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्रोसोमल ट्यूब्यूल है, ये जो इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल, और ये जो है वो एग मेम्ब्रेन है। तो जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उसके बाद में एग के साइटोप्लाज्म में जो टोटल चेंजेस होते हैं उनको हम एक्टिवेशन ऑफ ओवम बोलते हैं। तो जो एक्टिवेशन ऑफ ओवम है उसके अंदर फर्दर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कोन, या इसको हम बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब एक्रोसोमल फिलामेंट और ट्यूब्यूल टचेस द एग सरफेस, द साइटोप्लाज्म ऑफ एग bulges forward at the point of contact and forms a projection that is called fertilization cone or cone of reception। जैसे इस तरह से ये जो है वो स्पर्म ट्यूब्यूल है, और मान लो इसकी जो है वो फ्यूज़न हो चुकी है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, कुछ इस तरह से। तो जब ये फ्यूज़न और जब इसका कांटेक्ट होता है, जब ये जो फिलामेंट है ट्यूब्यूल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ जो है वो बल्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पे एक कोन की फॉर्मेशन होती है, और उस कोन को हम क्या बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन। और वो जो कोन ऑफ रिसेप्शन है वो इस वजह से बनता है ताकि जो है वो इसलिए बनता है ताकि जो स्पर्म के अंदर कंटेंट है उसको रिसीव कर सके। ठीक है, तो इसका मेन जो है वो रोल होता है। वैसे जो फर्टिलाइजेशन कोन है उसका स्ट्रक्चर कुछ होता है इरेगुलर सूडोपोडियल लाइक, और वो सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है, और उसका मेन फंक्शन है कि वो स्पर्मेटोजोआ को इनग्लफ करता है कंप्लीटली और पार्शियली जो होता है इन केस ऑफ मैमल्स एग। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर शो किया है, यहाँ पे आपको माइक्रोविलाइज शो हो रही होंगी। तो माइक्रोविलाइज जो हैं इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्रेजेंट है एग मेम्ब्रेन। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप यहाँ देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। जैसे कि इस पॉइंट पे तो ये इस तरह से कोन ऑफ रिसेप्शन जो है वो फिंगर लाइक इरेगुलर सूडोपोडिया लाइक जो है वो प्रोजेक्शंस होती हैं, और इसका काम है कि एग के कांटेक्ट को रिसीव करना या इनग्लव करना। तो ये जो था वो था फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसके अंदर
जो सेकंड पार्ट है वो है कॉर्टिकल रिएक्शंस। तो कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? वो सारे फिजियोकेमिकल चेंजेस जो एग के कॉर्टेक्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस। और इसके अंदर जो मेन स्टेप है या जो मेन रिजल्ट है कॉर्टिकल रिएक्शंस का वो ये है कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है ताकि पोलीस्पर्मी को मीन्स एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म उसको जो है वो ब्लॉक किया जा सके। तो ये जो है मेन चेंज होती हैं कॉर्टिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे कि स्लाइड में मेंशन भी है कि जब स्पर्म और एग सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करती हैं तो एग के कॉर्टेक्स में चेंजेस होते हैं, उनको कोलेक्टिवली कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं और उनका मेन फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिंग। और ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो मेन रोल होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो एग सेल मेम्ब्रेन के साथ में आइदर फ्यूज होते हैं या जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं और वो अपना कंटेंट रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, और वो जो कंटेंट है वो पेरिविटेलाइन स्पेस में क्या होता है, रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेरिविटेलाइन स्पेस है वो ब्रॉड हो जाएगा और उसकी ब्रॉडनेस की वजह से जो फर्टिलाइजेशन एनवलप है उसकी फॉर्मेशन होगी, ब्रॉडनेस होगी और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का कंपोनेंट विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और इस तरह से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का कंटेंट, विटेलाइन एनवलप, पेरिविटेलाइन स्पेस ये सारे जो हैं वो मिक्सअप होके एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है जहाँ से स्पर्म की एंट्री हुई उस साइड से लेके वो कंटिन्यू जो है कंप्लीट एग को कवर करते हुए फॉर्म हो जाती है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है ये सारा है सी अर्चिन का। सी अर्चिन के अंदर जो है वो मेनली क्या क्या चेंजेस होती हैं तो इस डायग्राम के अंदर भी शो कर रखा है। जैसे कि इसके अंदर आप देखते हो फर्स्ट 35 सेकंड पे इसके अंदर क्या हुआ है कि एक सस्पेंशन जो है वो तैयार किया गया। उस सस्पेंशन के अंदर जो है वो एग सी अर्चिन के और साथ में जो मेल गैमेट हैं उनके क्या मिक्सिंग करवाएगी और उस सस्पेंशन को आइडेंटिफाई किया गया आफ्टर 10 सेकंड्स, आफ्टर 25 सेकंड्स, एट 35 सेकंड्स। तो इस तरह से कुछ कुछ सेकंड्स पे उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं ये एग के चारों तरफ प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एट 25 सेकंड पे जो है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप देखो ये जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स हैं वो जो है रिमूव हो रही हैं। तो नेक्स्ट जो है जब ये टोटल फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई तो इस तरह से जो जितने भी स्पर्म्स हैं वो रिमूव आउट हो जाएंगे और यहाँ पे और कोई स्पर्म जो है वो उसके साथ में एग के साथ में फ्यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर क्या मेंशन होता है कि जैसे इस डायग्राम में है ये जो है वो आपको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं उसके अंदर इस तरह से जो लिक्विड जो है वो कंटेंट है और इसके अंदर जो मेन है वो हम देखेंगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर एक कंटेंट जो है वो होती है प्रोटीन और उसको यहाँ पे शो किया गया है CGSP प्रोटीन। CGSP प्रोटीन जो है उसकी कंप्लीट एलोब्रेशन है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सीरीन प्रोटीएज। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सीरीन प्रोटीएज क्योंकि यहाँ पे सीरीन अमीनो एसिड जो है वो कुछ लार्ज अमाउंट में होगा। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सीरीन प्रोटीएज जो है ये केमिकल और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अब जैसे ही ये रिलीज़ होता है तो उसके रिलीज़ होने के बाद में क्या होता है कि एक प्रोटीन जो विटेलाइन मेम्ब्रेन को एग मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्ट करती है। मीन्स कि यहाँ पे
सपोज ये एग मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन को आपस में एक प्रोटीन कनेक्ट करती है, तो उस प्रोटीन को क्लीव करने का फंक्शन होता है किसका, CGSP का, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, CGSP का। और उसके अलावा एक बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं एग की प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, सॉरी जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो स्पर्म है स्पेसिफिक स्पीसीज का एग के अंदर एंटर करता है। जो बाइंडिंग जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, ये प्रोटीएज रिलीज होगा, तो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो इन दोनों मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम कर रही हैं, वो क्या है, क्लीव ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा बाइंडिंग रिसेप्टर भी रिमूव हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो अनदर स्पर्म है उसकी अटैचमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि बाइंडिंग रिसेप्टर ही जो है वो चला गया। उसके अलावा यहाँ पे और कौन से चेंजेस होती हैं, तो और जो चेंजेस होती हैं वो मेन ये होती हैं कि जो कैल्शियम आयन है उनका जो है हाई अमाउंट में रिलीज होता है कैल्शियम आयंस का। और जब कैल्शियम आयंस का रिलीज होता है तो क्या होता है, जो वाटर है वो एंटर करता है एग के अंदर। मीन्स कि जो कैल्शियम आयंस हैं उनका रिलीज होना वो एक मैसेज जो है वो कन्वे करता है, जिसकी वजह से वाटर की एंट्री होती है। और जैसे ही वाटर की एंट्री होती है उसके बाद में क्या होगा, वाटर जो है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो H2O2 की जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर जो एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो होता है UDX1, ठीक है। ये एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। H2O2 जो है वो फर्दर जो है क्लीव होती है, मतलब उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो एक प्रोटीन फॉर्म करती है। और वो प्रोटीन क्या करती है कि ये जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रोटीन जो है जो प्रेजेंट थी उसकी अंदर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करती है, उनकी इंटरलिंकिंग करती है। तो उस इंटरलिंकिंग की वजह से क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है वो टाइटली पैक्ड हो जाएगी और जो पॉलीस्पर्मी है उसकी ब्लॉकेज में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये मेम्ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो चीज़ें शो की गई हैं। एक तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है TG और एक जो है वो है OVOP। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो है OVOP, इसकी फुल फॉर्म है ओवो पर ऑक्सीडेज, ये जो है ओवो पर ऑक्सीडेज। एंड सेकंड जो है वो TG है, दैट इज ट्रांसग्लूटामिनेज। ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो क्या करती हैं, H2O2 को प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं। और वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है किसमें, हार्डन द फर्टिलाइजेशन एनवलप, फर्टिलाइजेशन एनवलप को हार्ड करने में हेल्प करती है। और उसको हार्ड कैसे किया जाएगा कि जिससे ये मिल के बनी है उस प्रोटीन की अच्छी तरह से इंटरलॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो केमिकल इवेंट हैं और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं सी अर्चिन्स के केस के अंदर, वहाँ पे जो होते हैं ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर जो है वो जस्ट क्या होती है, कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं। उस कॉर्टिकल रिएक्शंस के अंदर जो हैं वो सेम क्या होता है, जो पेरिविटेलाइन स्पेस है, पेरिविटेलाइन स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे वो पेरिविटेलाइन स्पेस के अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद उनकी एक्सोसाइटोसिस होती है और उसके बाद में पेरिविटाइन स्पेस, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स और जो एग मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि मैमल्स के अंदर जो है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो ये नहीं होती। हाँ, उसके अंदर जो है अदर एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो जो हैं यूज़ होती हैं, उनका फंक्शन होता है। बट आपको जो है यहाँ पे इतना करना है सिंपल लैंग्वेज में कि जो कॉर्टिकल रिएक्शन है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है और वो मैमल्स के अंदर जो है वो पोलीस्पर्मी को ब्लॉक करती है। उसके अलावा अदर चीज़ क्या होती है, MPF एंड APC, MPF एंड APC और APF आप बोल सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एक है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और एक है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर या प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे स्पर्म की एंट्री हुई, और इन फैक्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से जो एग है वो अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, एग में, ओवम में, और जो सेकंड पोलर बॉडी है उसकी फॉर्मेशन होती है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड मियोसिस स्टेज पे अरेस्टेड होती है एग की डिवीज़न, तो वो जो है इन फैक्टर्स की हेल्प से वापस जो है वो स्टार्ट हो जाती है और मियोसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये सब जो है किसके बारे में था, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कैसे होती है, और इसका मेन सिग्निफिकेंस है कॉर्टिकल रिएक्शन का कि पोलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्टिवेशन में वो है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। तो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के अंदर क्या होगा कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसकी डिजेनरेशन हो जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो। उसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो फर्दर जो है जाइगोट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद डिविजन्स के बाद उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो वाटर की परमेबिलिटी है, पोटेशियम आयंस की परमेबिलिटी है, फॉस्फेट की परमेबिलिटी है, ये सारी जो है परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती हैं एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। उसके अलावा दो चीज़ें हैं कि जब इन सब की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो जो कंसंट्रेशन है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन की वो अल्टर हो जाती है और वह मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पोलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए आप बोल सकते हो 2 मेथड्स हैं, 2 प्रोसेसेस हैं। एक तो है पोलीस्पर्मी का स्लो ब्लॉक होना, स्लो ब्लॉकेज ऑफ पोलीस्पर्मी। तो स्लो ब्लॉकेज के अंदर क्या होता है, टोटली जो है वो कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड है फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी, ये एब्सेंट होती है मैमल्स के केस में। मैमल्स के केस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्लो ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी ही देखने को मिलती है। फास्ट ब्लॉक जो है वो जैसे सी अर्चिन के अंदर है प्रेजेंट होती है। तो फास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है, सपोज ये एग की मेम्ब्रेन है और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन है और उसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हम देखें तो नेगेटिव चार्ज होता है इनसाइड पे और पॉजिटिव चार्ज होता है आउटसाइड पे। तो जब फास्ट ब्लॉक होता है पोलीस्पर्मी का तो पॉजिटिव आयंस जो हैं उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो वो जो है वो अंदर की तरफ मूव करती हैं। जब वो अंदर की तरफ मूव करती हैं तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये चेंज हो जाती है। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट में -70 मिली वोल्ट थी, कहाँ पे, इनसाइड -70 मिली वोल्ट होती है नॉर्मल, वो जो है वो चेंज हो जाएगी किस में, वो चेंज हो जाएगी +20 मिली वोल्ट में। कब होगी, जब पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुई
तो कोई भी स्पर्म जो है वो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है ये फास्ट ब्लॉक है पॉलीस्पर्मी का। मैमल्स में ये एब्सेंट होती है, सी अर्चिन के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। उसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिवेशन में और क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एमआरएनए है उसकी यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस है, डीएनए सिंथेसिस है, ये जो है इनका रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा जो इसने यहाँ पे लिखा और मैंने भी बताया, रीअजम्पशन ऑफ मियोसिस, कि जो मियोसिस है वो रीअज्यूम हो जाती है ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आयनिक चेंजेस मैंने आपको बता दिया कि परमेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के अंदर। तो ये जो बेसिकली 3 स्टेप थे एक्टिवेशन ऑफ ओवम में, जिसमें से जो फर्स्ट जो है वो था फर्टिलाइजेशन, कॉन फॉर्मेशन, सेकंड कॉर्टिकल रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और थर्ड जो था वो था मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक है कैरियोगेमी और जो है एक है एम्फीमिक्सिस। तो जो कैरियोगेमी है, कैरियोगेमी को हम बोलते हैं कि जब न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, प्रो न्यूक्लियस जो है उनकी फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस। एंड एम्फीमिक्सिस आप अगर सेकंड वे में बोलना चाहो तो उसके अंदर ये होता है एम्फीमिक्सिस में कि जब क्रोमोसोम्स का सेट मिक्स होता है मेल और फीमेल का, तो उसकी मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। एम्फी का मतलब हो गया ना जैसे कि बोथ, तो मेल और फीमेल है, तो इस तरह से वो एम्फीमिक्सिस कहलाएगी। तो एम्फीमिक्सिस के अंदर क्या होता है, पहले अगर हम बात करें सी अर्चिन की, तो सी अर्चिन के अंदर जो है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो मेल प्रोन्यूक्लियस है उसकी रोटेशन हो जाती है 180 डिग्री के ऊपर। जैसे कि अगर आपको सेकंड डायग्राम से बताया जाए, यहाँ पे अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो क्या होता है सी अर्चिन के अंदर, फर्स्ट ए में क्या है, ये पॉइंट है जहाँ पे स्पर्म ने कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया एग के साथ में, या आप बोल सकते हो स्पर्म की एंट्री पॉइंट, एंट्रेंस ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो स्पर्म न्यूक्लियस है, मतलब जो स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस जो है मेल का, वो क्या है मूव करेगा, बट एक्चुअल में उसकी जो है वो मूवमेंट नहीं होती, वो 180 डिग्री पे, इस तरह से आप देख सकते हो ए के अंदर इसने ये पाथ ट्रैवल किया, ये जो है वो एग न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये लाइन थोड़ी चेंज हो रही है, उसके बाद ये इस तरह से मूवमेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये दोनों जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट में फ्यूज़न जो है उसके बाद हो जाएगी, तो वहाँ पे एक सिंगल जो है वो न्यूक्लियस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें दिखा रखी हैं उससे ये पता लग रहा है कि जो एग है, एग न्यूक्लियस है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, वो तो एक जगह पे जो है वो सिचुएटेड है, लेकिन जो मेल प्रो न्यूक्लियस है उसको एग तक पहुँचने के लिए जो है वो पाथ ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पाथ है ना उसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, और ये ज़्यादातर जो है फ्रॉग के अंदर देखने को मिलेगा। जब हम फ्रॉग की डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 पाथ होते हैं, एक पाथ है पेनिट्रेशन पाथ। तो पेनिट्रेशन पाथ जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म न्यूक्लियस है, जो पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म था, मतलब यहाँ उसकी एंट्री थी, और जो स्पर्म न्यूक्लियस पाथ ट्रैवल करता है यहाँ से यहाँ जो है वो सेंटर तक, ठीक है।
उसके बाद का जो पाथ है यहाँ पे जो वो फीमेल न्यूक्लियस तक पहुंच रहा है उसको हम बोलते हैं कोपुलेशन पाथ, कि सेंटर से जो है वो फीमेल प्रो न्यूक्लियस तक जब रीच कर रहा है तो टुवर्ड्स एनिमल पोल, तो उसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन पाथ। और इनकी ज़्यादा डिटेल जो है वो फ्रॉग के एग के अंदर आप देखने को मिलेगी, वहाँ पे उसके डेवलपमेंट में देखो। तो ये जो पाथ है ना ये किसकी वजह से ट्रैवल कर पाता है न्यूक्लियस, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो पिगमेंटेड होता है और एक तरह से वो जो है वो उसको मैसेज और क्लू प्रोवाइड करता है रीच करने के लिए। तो मेन यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि जो ये रोटेशन होती है स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस की 180 डिग्री पे, वो रोटेशन एक्चुअली न्यूक्लियस की नहीं हो रही, वो रोटेशन हो रही है एग की। तो एग जब इस तरह से रोटेट कर रहा है, एग जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एग के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो भी क्या है, रोटेशन शो कर रहा है। और साइटोप्लाज्म की रोटेशन शो होगी तो जो न्यूक्लियस है वो भी जो है वो रोटेट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल का प्रोन्यूक्लियस भी रोटेट करेगा, ये जो रोटेशन है वो कुछ पोर्शन के अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरह से 180 डिग्री रोटेशन के बाद में जो है दोनों ही जो प्रोन्यूक्लियसिस हैं वो एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद में उनकी फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो अगर हम सी अर्चिन और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो प्रोन्यूक्लियाई हैं उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है एट द साइट ऑफ कांटेक्ट, और उनका जो कंटेंट है वो रिलीज हो जाता है और उसके बाद में वहाँ पे एक कॉमन मेम्ब्रेन बन जाएगी जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या होगा, जाइगोट का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अगर हम बात ये जैसे कि मैमल्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो दोनों ही प्रोन्यूक्लियस हैं, दोनों ही जो प्रोन्यूक्लियस हैं वो इस तरह से सेपरेटेड रहते हैं और जो सेंट्रियोल है इनके पास में, जैसे कि यहाँ आप देखोगे ये सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल्स फॉर्म करने लग जाते हैं। उसके बाद में जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों ही प्रोन्यूक्लियसिस के, वो इस तरह से जो है इन स्पिंडल्स के ऊपर जो है वो लाई करते हैं, जो एस्टर्स बोलते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन में जो एस्ट्रल रेज होती हैं ये वाली, जिसको हम एस्टर फॉर्मेशन बोलते हैं, एस्ट्रल जो रेज होती हैं, जैसे एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ये एस्ट्रल रेज हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है दोनों ही प्रोन्यूक्लियसिस के लाई करती हैं और इन क्रोमोसोम्स की जो है वो आपस में मिक्सिंग हो जाती है जिसको हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, और उसके बाद जो है सिंगल न्यूक्लियस जाइगोट का उसकी फॉर्मेशन होती है। तो कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है, और जैसे सी अर्चिन और वर्टिब्रेट्स में दोनों ही प्रोन्यूक्लियाई जो हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो उनकी मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उनका जो मटेरियल है, कंटेंट है, वहाँ पे वो आपस में मिल जाएगा और उनके बाहर एक कॉमन मेम्ब्रेन बन जाएगी जो कि जाइगोट का न्यूक्लियस होगा और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो ये सारा जो था वो किसके बारे में था, फर्टिलाइजेशन के बारे में था। अगर आप ना देखोगे मैमल्स का, तो मैमल्स का मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉर्टिकल रिएक्शन शो कर रखी है मैमल्स के अंदर, ह्यूमन एग की जो है ये बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये फर्स्ट विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके नीचे जो है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि इसके अंदर क्या होता है, एक पेरीविटेलाइन स्पेस जो है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, जो किसकी वजह से होगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन की आउटसाइड मूवमेंट की वजह से होगा। ठीक है, जब ये विटेलाइन मेम्ब्रेन इस तरह से बाहर की तरफ मूव कर जाती है तो जो ये स्पेस था, ये वाला जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, इस स्पेस के बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे जाके जो है वो ब्रस्ट होंगे और ब्रस्टिंग के बाद में ये सारी चीज़ें मिलके जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की
फॉर्मेशन कर देगी। तो इस तरह से ये जो था वो मैमल्स के बारे में शो किया गया था। अब लास्ट जो है वो सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजेशन के। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो डिप्लॉइडी जो है वो रिस्टोर्ड रहती है, और ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा जो सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न है सेकेंडरी oocyte की, जो कि मैंने तुम्हें बताया, वो कंप्लीट होती है, और जेनेटिक रिकम्बिनेशंस की वजह से जो है वो इवोल्यूशन देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सेक्स है उसकी डिटर्मिनेशन होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या होगा, और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये फर्टिलाइजेशन के बारे में थी। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लीवेज का, जिसके अंदर हम क्लीवेज, इट्स टाइप्स, पैटर्न ऑफ क्लीवेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, और इसका जो PDF है PPT का वो जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।